अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने 2025 में जो फिजिक्स का पेपर था उसमें से सेक्शन सी के कुछ सवाल सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम उस सेक्शन के बचे हुए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला सवाल है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन बयान कीजिए और साबित कीजिए। हरारत इशआ के मुतालिक किरचॉफ का जो कानून है वो लिखना भी है, साबित भी करना है। किरचॉफ का कानून समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें समझना है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, जिसे उर्दू में हम कहते हैं इंजिजाबी ज़रीब। इसे हम स्मॉल लेटर ए से जाहिर करते हैं। अब ये क्या चीज है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? ये क्या है? देखिए, मिसाल के तौर पर ये कि जिस्म है, अब इस पर कुछ हरारत इंसिडेंट हो रही है, कुछ हीट इस पर इंसिडेंट हो रही है। मिसाल के तौर पर वो जो हीट है वो है Q। अब जितनी हीट किसी भी जिस्म पर पड़ती है तो उसका कुछ हिस्सा उसमें एब्जॉर्ब होता है, कुछ हिस्सा जो होता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है तो वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो जितना पोर्शन इस हीट का एब्जॉर्ब हुआ उसे हम QA से बताते हैं। तो QA अपॉन Q, यानी जितनी हीट का जितना पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ और जितनी हीट इस पर इंसिडेंट हुई थी, तो इसका जो रेशो होता है इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इसे हम स्मॉल लेटर ए से जाहिर करते हैं। किसी भी जिस्म का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें यह बताता है कि इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है। जितना ज्यादा इसकी कीमत होती है, मतलब यह होता है कि वो जिस्म इतना अच्छा एब्जॉर्बर है। जो सियाह जिस्म होता है, ब्लैक बॉडी जो रहती है, ये सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होती है। इस पर जितनी हरारत वाक़ई होती है उतनी ही हरारत को ये एब्जॉर्ब करता है। तो उसके लिए QA अपॉन Q, तो चूंकि Q और QA ये दोनों इक्वल होते हैं, तो सियाह जिस्म के लिए QA अपॉन Q यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू होती है तो वो 1 होती है, और ये किसी भी जिस्म के लिए हाईएस्ट कीमत हो सकती है। अब अगली चीज हमें समझना है इमिसिव पावर, इखराजी ताकत। ये क्या चीज है? ये इसका अपोजिट है। इमिसिव पावर किसी भी जिस्म के अंदर हीट खारिज करने की, हीट को रिलीज करने की कैपेसिटी कितनी है उसे हम कहते हैं इमिसिव पावर। किसी भी जिस्म के इकाई रकबे से इकाई वक्त में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं इमिसिव पावर। इसे हम कैपिटल लेटर R से जाहिर करते हैं। उर्दू में इसे कहते हैं इखराजी ताकत। अब देखिए, ये समझने के बाद हम किरचॉफ का जो है कानून वो समझते हैं। किरचॉफ ने किसी भी जिस्म की का जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है इसके बीच में उसने रिलेशन को बताया है। इसके मुताबिक दिए गए दर्जे हरारत पर किसी जिस्म की इखराजी ताकत R और इंजिजाबी ज़रीब A का तनासुब मुस्तकिल होता है। यानी किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी जिस्म के वास्ते जो जितने अमाउंट ऑफ हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, फिर जितनी अमाउंट ऑफ हीट इससे खारिज हो रही है, तो इसका जो रेशो रहता है वो इक्वल रहता है हमेशा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये क्या रहता है? जो उसी टेम्परेचर पर सियाह जिस्म की इखराजी ताकत यानी RB के बराबर होता है। तो किरचॉफ का जो है कानून उसे हम इस तरह लिखेंगे, R अपॉन A इज इक्वल टू RB। ये R है किसी भी जिस्म की इखराजी ताकत, और ये है उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये RB है उसी टेम्परेचर पर सियाह जिस्म की इखराजी ताकत। अब हमें इसे साबित करना है। देखिए, इसे साबित इस तरह हम करेंगे कि हम यूं फर्ज करते हैं कि ये क्लोज्ड सिस्टम है जिसके अंदर दो जिस्मों को हमने रखा है। ये जिस्म है A, ये एक आम जिस्म है, नॉर्मल जिस्म है, और ये है ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सियाह जिस्म ये है। अब इसे हमने जो रखा है एक क्लोज्ड सिस्टम में रखा है, यानी ऐसे सिस्टम में रखा है कि इसका अपने एनवायरनमेंट के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यानी जितने अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर है वो कांस्टेंट वो रहेंगी, माहौल के साथ हरारत का एक्सचेंज नहीं होगा। इसे क्लोज्ड सिस्टम में रखा। अब ये एक आम जिस्म है A, और ये जो B है सियाह जिस्म है। देखिए, प्रीवोस्ट की जो थ्योरी है उसके मुताबिक क्या होता है? उसके मुताबिक हीट फ्लो करती है। अब हो सकता है कि इसमें एक का जो टेम्परेचर हो हायर हो और एक का जो टेम्परेचर हो वो कम हो, किसी का भी हायर हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है। तो क्या होगा, जब हम इसे क्लोज्ड सिस्टम में रखेंगे तो जिसका टेम्परेचर हायर है उससे हीट फ्लो करेंगी, जिसका टेम्परेचर लो है उसकी तरफ।
तो ये हीट एक्सचेंज होता रहेगा। फिर एक मकाम, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो ए और बी दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। पहले एक का हायर था, दूसरे का कम था, लेकिन कुछ वक्त के बाद जबकि हीट एक्सचेंज हुई तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया। देखिए लिखा हुआ यहाँ, फर्ज कीजिए एक आम जिस्म ए को सियाह जिस्म बी के साथ बंद निजाम में रखा हुआ है। प्रीवोस्ट की थ्योरी के मुताबिक दोनों के बीच हीट का एक्सचेंज होता है, हरारत का तबादला होता है, और कुछ वक्त के बाद दोनों का टेम्परेचर मुसावी हो जाता है। अब हम यूं फर्ज करते हैं कि ये जो ए है, जिस्म ए है, इसकी इखराजी जो ताकत है वो आर है, इमिसिव पावर आर है, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो है ए। और ये जो जिस्म है, सियाह जिस्म है, ये इसकी जो इखराजी ताकत है वो है आर बी। अब दोनों के ऊपर क्यों हरारत आ रही है, क्यों अमाउंट ऑफ हीट दोनों के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो जिस्म है ए, इसके लिए देखिए, इसके लिए हम इस तरह लिखेंगे कि क्यों हरारत इस पर इंसिडेंट हुई, जिसमें से क्यू ए इसने एब्जॉर्ब किया, तो क्यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए, ये हमें पता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए क्यू ए इज इक्वल टू ए इंटू क्यू, इसे हम इस तरह हम लिख सकते हैं। अब चूंकि ये जो सिस्टम है पूरा, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी हरारत का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी जितनी हरारत इंसिडेंट हो रही है उतनी ही हरारत फिर इसमें से रिलीज भी हो रही है। चूंकि निजाम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, हरारती तवाजुन में है, इसलिए क्यू ए विल बी इक्वल टू आर, क्यू ए विल बी इक्वल टू आर। अब इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब जब हम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम कंपेयर करते हैं, क्यू ए इज इक्वल टू ए क्यू ए इज इक्वल टू आर, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसलिए आर इज इक्वल टू ए इंटू क्यू। अब इसी को फिर रीअरेंज हम करते हैं, रीअरेंज हम जब इसे हम करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए आर अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, आर ये ए इस तरफ आ गया, आर अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 3 का नाम। ये हमने देखे जिस्म ए के लिए। अब जो जिस्म है बी, यानी सियाह जिस्म है, उसके मुतालिक देखते हैं। हमें यह है पता कि उसमें चूंकि जितनी हरारत उस पर इंसिडेंट होती है उतनी ही हरारत को ये एब्जॉर्ब करता है, Q इज इक्वल टू क्यू ए। आगे हम बढ़ते हैं फिर। तो चूंकि ये जिस्म जो है हरारती, चूंकि निजाम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, हरारती तवाजुन में है, इसका जो है मतलब वो ये है कि R इज इक्वल टू क्यू। अब इसे हम दे देते हैं ना इक्वेशन 4 का नाम, आर बी, इसकी इमिसिव पावर आर बी है, आर बी इज इक्वल टू क्यू। अब हम मुसावात 3, इक्वेशन 3, मुसावात 3 और 4 का तकाबुल जब हम करते हैं, 4 को कंपेयर जब हम एक दूसरे से करते हैं, मुसावात 3 और 4 का तकाबुल करने पर देखिए इसमें क्या आ रहा है। इसमें Q इज इक्वल टू आर अपॉन ए, और इसमें है Q इज इक्वल टू आर बी। इसका मतलब ये हो रहा है, इसलिए R अपॉन ए इज इक्वल टू आर बी। अब आप देखिए ये वही इक्वेशन है जो कि किरचॉफ का जो है कानून उससे मुताल्लिक है, जो हमें साबित करना था। तो इस तरह हम किरचॉफ का जो है कानून उसे लिखने के बाद उसे इस तरह साबित भी कर सकते हैं, आर अपॉन ए इज इक्वल टू आर बी। यही हमें साबित करना था। इस तरह हमारा ये जो है जवाब मुकम्मल हुआ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि तजर्बाती तरीके से सिरे की तस्हीह की मुसावात अखज़ कीजिए, यानी एंड करेक्शन के लिए इक्वेशन अखज़ करना है दो सूरतों में। नंबर एक, दोनों सिरों पर खुले पाइप के लिए, दूसरा है एक सिरे पर खुले पाइप के लिए। देखिए ये एंड करेक्शन क्या है, ये टॉपिक चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से माखूज है। देखिए मिसाल के तौर पर एक पाइप है जो कि एक सिरे पर क्लोज्ड है, इसमें जब आवाज की वेव ट्रेवल करती है तो वेव्स के इंटरफेरेंस से जो पैटर्न इसमें हासिल होता है वो स्टैंडिंग वेव्स का पैटर्न होता है। और ऑसिलेशन जो इसमें होता है तो ऑसिलेशन पाइप की जो दीवार है उस तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ऊपर जो हवा के सालमात है कुछ ऊंचाई तक उनमें भी इर्तियाश होता है। यानी वेव की जो लेंथ रहती है वो फकत पाइप की जो है दीवार वहीं तक महदूद नहीं रहती, बल्कि थोड़ा सा पाइप की जो है दीवार उसके ऊपर भी हवा के जो सालमात है उसमें भी कुछ हद तक इर्तियाश होता है। तो पाइप के ऊपर ये जो इजाफी जो है लेंथ जिसमें ऑसिलेशन हो रहा है, इस इजाफी लंबाई को, एक्स्ट्रा लेंथ को हम एंड करेक्शन कहते हैं, सिरे की तस्हीह कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि सिरे की तस्हीह का मतलब ये है कि जब किसी पाइप में आवाज की वेव सफर करती है तो एंटी नोड पाइप के खुले सिरे पर नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर बनता है। इस इजाफी लंबाई को सिरे की तस्हीह यानी एंड करेक्शन कहते हैं, और इसे हम स्मॉल लेटर एल से दिखाते हैं। तो अगर ये जो है पाइप, इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल हो गई और एंड करेक्शन जो है ये हो गया ई, तो वेव की इफेक्टिव जो है लेंथ जिसे हम कैपिटल एल से हम बता रहे हैं, वेव की इफेक्टिव जो लेंथ है, मुअस्सिर जो लंबाई है वो एल प्लस ई के इक्वल हो जाएंगी। देखिए यहां लिखा हुआ है इस तरह मुअस्सिर लंबाई कैपिटल एल, ये पाइप की लंबाई स्मॉल एल और सिरे की तस्हीह स्मॉल ई का मजमुआ यानी एल प्लस ई होती है। अब इसे हम साबित करने के लिए क्या करते हैं, दो अलग अलग लेंथ के और सेम कुत्र के हम दो पाइप लेते हैं। फर्ज कीजिए मुसावी कुत्र और मुख्तलिफ लंबाइयों के दो पाइप में मौज सफर कर रही है। जो पाइप एक है उसकी जो है लेंथ L1 है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1, जो वेव लेंथ है λ1 है, और इसमें जो वेलोसिटी है वेव की वह है v1। इसी तरह जो दूसरा पाइप है उसकी जो है लेंथ L2, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N2, वेव लेंथ λ2 और वेलोसिटी ऑफ वेव है v2। अब यहां सबसे पहले जो कंडीशन है उसे हम देखते हैं, उस पाइप के लिए जो दोनों सिरों पर ओपन हो। देखिए जब पाइप दोनों सिरों पर ओपन होता है इस तरह, तो अब एंड करेक्शन जो हमें हासिल होता है ऊपर भी हासिल होता है नीचे भी हासिल होता है। तो उसके लिए मतलब ये है कि जो L हो गया, L इज इक्वल टू L प्लस 2E। 2E इसलिए कि एंड करेक्शन ऊपर भी है और नीचे भी है। अब हमें पता है, हम वो सिचुएशन लेते हैं जबकि फंडामेंटल मोड हो, यानी हमें एक नोड हासिल हो और दो एंटी नोड हासिल हो। एक नोड हासिल हुआ, दो एंटी नोड हासिल हुआ। अब ये जो है लेंथ, ये क्या है, ये दो एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का फासला है। और हमें पता है कि दो एडजेसेंट एंटी नोड यानी जो दो मुसलसल जिद्दे उक़दा होते हैं उनके बीच का जो फासला होता है वो λ/2 होता है। इसलिए ऐसा लिख देते हैं कि L इज इक्वल टू λ/2। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं λ/2 इज इक्वल टू L प्लस 2E। मतलब यह है कि नली नंबर 1 के लिए λ1 इज इक्वल टू 2 इंटू L1 प्लस 2E। चूंकि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसलिए λ इज इक्वल टू 2L प्लस 2E, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। तो फर्स्ट जो पाइप है उसके लिए हमने इस तरह लिखा। अब जो सेकंड पाइप है नली नंबर 2, उसके लिए हम इसको यूं लिखेंगे कि λ2 इज इक्वल टू 2 इंटू L2 प्लस 2E। ओके, अब चलिए देखिए, अब हमारे पास एक ज़ाब्ता और है। ज़ाब्ता है V इज इक्वल टू n लैम्डा। V इज इक्वल टू n लैम्डा, इसका मतलब यह है कि V1 इज इक्वल टू n1 λ1 और V2 इज इक्वल टू n2 λ2। अब हमारे पास में दो पाइप अलग अलग है, इसकी जो है लेंथ इतनी है, इसकी जो है लेंथ इतनी है। तो पाइप कोई भी हो, हवा की आवाज की जो रफ्तार है
तो इसमें और इसमें इक्वल ही होंगी। तो चूंकि V1 इज इक्वल टू V2, तो इसलिए हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि N1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्डा 2। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये जो है लैम्डा 1 उसकी कीमत हमने इस तरह निकाली, उसके लिए इक्वेशन वो है, तो हम लैम्डा 1 की जगह वो जो इक्वेशन है उसमें की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो N1 इंटू 2 इंटू L1 प्लस 2E। ऐसे ही ये जो है लैम्डा 2 इसकी जगह ये रख देते हैं, N2 इंटू 2L2 प्लस 2E। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह हम लिखेंगे कि 2 को लिख लेंगे पहले, N1 को लिखेंगे बाद। इसी तरह इसको भी हम यूं लिखेंगे कि 2 को लिखेंगे पहले और N2 को लिखेंगे बाद में। ठीक है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये जो N1 है ये इसके भी ज़रब में है और इसके भी ज़रब में है, तो इसको हम लिखेंगे N1 L1 प्लस 2N1E। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं N2 इंटू L2 प्लस 2N2E। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। जिस कंपोनेंट में E है उन्हें एक साथ लिखते हैं और जिसमें ये L है उन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं। तो रीअरेंज करने पर हम लिखेंगे इसको 2N1E। ये पोर्शन को उठाकर इस तरफ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इधर माइनस में 2N2E। अच्छा, अब ये था इधर N2 इंटू L2, इस पोर्शन को हमने लिख दिया इधर, ये हो गया N1 इंटू L1। देखिए ये जो पोर्शन है 2N1E 2N2E, इसमें 2 और E इसमें भी है, 2 और E इसमें भी है, तो ये हमने लिख लिया कॉमन। 2E इज इक्वल टू N1 माइनस N2। इसमें से जो बाकी था वो N1 था, इसमें से जो बचा हुआ था वो N2 था। ऐसा ही इसको फिर जैसा जो तो लिख लिए N2 L2 माइनस N1 L1। अब हमें चूंकि इक्वेशन किसके लिए निकालनी है, एन करेक्शन के लिए यानी E के लिए, तो E को हम एक तरफ हम लिख देंगे, इसलिए E इज इक्वल टू, ये तो ऐसा लिखिए N2 L2 माइनस N1 L1। इधर क्या हमारे पास बचा, इधर हमने E को रखी तो ये 2 बचा और ये N1 माइनस N2 बचा, तो इसको हमने उठाकर इस तरफ लिख लिए। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है एन करेक्शन के लिए, उस पाइप के वास्ते जो कि दोनों सिरों पर खुला हुआ हो। अब ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं। अगला है एक सिरे पर खुले हुए पाइप के लिए, एक सिरे पर खुली नली के लिए। देखिए यह है एक नली जिसका एक मुंह क्लोज्ड है, तो इसमें जो हमें वेव हासिल होती है, एन करेक्शन एक ही होता है इसमें, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि यहां हमें हासिल हो रहा है एंटी नोड, यहां हासिल हो रहा है नोड, और हमें पता है कि नोड और एंटी नोड के बीच का जो फासला होता है वो λ/4 होता है। इधर जो फासला था ये दो एंटी नोड के बीच का था, तो वो था λ/2, और ये नोड और एंटी नोड के बीच का जो फासला होता है वो होता है λ/4। तो ये इफेक्टिव जो है लेंथ, ये कैपिटल L, और L इज इक्वल टू L प्लस E। L इज इक्वल टू L प्लस E। अब L कितना है यहाँ, L है यहाँ λ/4 इज इक्वल टू L, इसलिए हम लिख सकते हैं λ/4 इज इक्वल टू L प्लस E। इसको फिर यूं लिख सकते हैं हम, इसलिए λ इज इक्वल टू 4 इंटू L प्लस E। मतलब यह है कि पाइप फर्स्ट के लिए, नली नंबर 1 के लिए हम लिख सकते हैं कि λ1 इज इक्वल टू 4 इंटू L1 प्लस E। ऐसे ही जो नली नंबर 2 है उसके लिए हम लिखेंगे λ2 इज इक्वल टू 4 इंटू L2 प्लस E। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
चूंकि हमें पता है v इज इक्वल टू एन लेमडा और v1 इज इक्वल टू v2, तो इसलिए हम यहाँ सीधा लिख लेते हैं कि n1 इंटू लेमडा 1 इज इक्वल टू n2 इंटू लेमडा 2। ठीक है, अब ये n1 हमने इस तरह लिखे, n1 है, लेमडा 1 की जगह ये लिख लेंगे 4l1 प्लस e। ऐसा ही इधर भी लिखते, ये हो गया n2, लेमडा 2 के बदले हमने लिख लिया ये 4 इंटू l2 प्लस e। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखेंगे तो 4 को पहले लिखेंगे, n1 को बाद में। ऐसे ही जो इधर भी 4 को पहले लिख लेंगे और n2 को बाद में लिख लेंगे। 4 इस साइड में भी है, 4 इस साइड में भी है, 4 4 से कैंसिल हो गया। अब ये जो है इसे हम एक्सपेंड करते हैं, n1 इंटू l1 प्लस n1 इंटू e। इसी तरह इसको भी एक्सपेंड करेंगे, n2 इंटू l2 प्लस n2 इंटू e। अब हम क्या करते हैं कि जिन कंपोनेंट्स में e है उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं, तो n1 इंटू e माइनस n2 इंटू e, ये इक्वल हो गया इसके। इसको फिर से लिख लेते हैं थोड़ा बारीक, n1 इंटू a माइनस n2 इंटू e इज इक्वल टू n2 l2 माइनस n1 l1। e इसमें भी है, इसमें भी है, तो e को हमने लिए कॉमन, e इज इक्वल टू n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n2 l2 माइनस n1 l1। अब हमें चूंकि e के लिए इक्वेशन निकालनी है तो e को इस तरफ लिखें, e इज इक्वल टू n2 l2 माइनस n1 इंटू l1। अब ये जो कंपोनेंट है ये इसके तकसीम में आ गया, n1 माइनस n2। तो इस तरह ये भी एंड करेक्शन के लिए इक्वेशन हुई, लेकिन उस वक्त उस पाइप के लिए जो कि एक सिरे पर क्लोज्ड हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि एक सिरे पर नस्ब मूसली सलाख दिए गए मिकनातीसी मैदान के उमूद और मुस्तकिल ज़ावियाई चाल से गर्दिश कर रही हो, तब उस गर्दिशी सलाख के दरमियान पैदा होने वाले रोटेशनल ईएमएफ की मुसावात अखज़ कीजिए। देखिए, हमें पता है कि जब किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टिंग बार से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर परपेंडिकुलर प्लेन में, यानी अगर समझो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ऐसी हो तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, यानी इस तरह इस प्लेन में एक सलाख जो है वो हरकत कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो चूंकि इसकी वजह से इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो इस सबब से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये रोटेशन करती हुई सलाख में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके लिए हमें इक्वेशन अखज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका छोटा सा जो पोर्शन है dr, उसके लिए ईएमएफ हासिल करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके पूरी जो रॉड है उसके लिए ईएमएफ हम निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फर्ज कीजिए किसी यकसा मिकनातीसी मैदान बी वेक्टर, ये जो सिंबल दिख रहा है क्रॉस का, ये मिकनातीसी मैदान की सिमत को बताता है। इसके उमूदन L लेंथ की एक सलाख रोटेशन कर रही है जिसकी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है ओमेगा। अब इसका जो एक्सिस है O, इससे r फासले पर, ये r फासले पर एक छोटी सी जो है लेंथ dr को हमने कंसीडर की है। पहले जो dr है उसके लिए ईएमएफ हासिल करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके पूरी जो सलाख है उसके लिए इक्वेशन हम निकालेंगे। तो अब देखिए, हमें पता है कि ये जो सलाख ये क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो एक रोटेशन में, एक चक्कर में ये जो dr है ये कितना एरिया कवर करेंगी उसे हम देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि ये हो गया सरकमफ्रेंस, इसके लिए हमारे पास ज़ाब्ता आता है 2 पाई r हो गया इसका निस्ब कुतर। लेकिन अब अगर हमें ये सरकमफ्रेंस ये देखना हो, ऐसा ये निकालना हो, यानी ये जो एरिया ये कितना है, तो उसके लिए हमारे पास ज़ाब्ता है 2 पाई r।
2πr है। अब इसकी जो है लेंथ समझो, अगर इसकी जो लेंथ है वो dr है तो 2πr इंटू डी आर, यानी ये सरकमफेरेंस जो है इसका एरिया होगा 2πr इंटू डी आर। वही यहां लिखा हुआ है कि एक रोटेशन में dr के जरिए तय किया हुआ रकबा dA इज इक्वल टू 2πr इंटू डी आर है। तो अब हम लिख सकते हैं इसलिए dA अपॉन dt इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू dA। वो किस तरह, dA अपॉन dt हमें पता है कि 1 अपॉन t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन t के बजाय हमने फ्रीक्वेंसी लिखी और ये हो गया है dA। चलिए अब फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जाब्ता है f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, हमें पता है ओमेगा अपॉन 2π, इसलिए dA अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π इंटू dA हमारे पास क्या है 2πr dr। ओके, अब ये 2π से 2π कैंसल हो गया तो ये हमारे पास आ गया है ओमेगा r dr। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, ये छोटा सा जो पोर्शन है dx, इसके लिए इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे हम बताते हैं डीई से। ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि कितने एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये होता है कितने एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हो गया हमारे लिए B इंटू डी अपॉन dt। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि कितने एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो B इंटू डी, बी है मैग्नेटिक फील्ड और dA है एरिया। चलिए B है dA अपॉन dt, उसकी कीमत हमारे पास आई ओमेगा r dr। तो ये हमने ये छोटी सी जो है लेंथ dr, उसके लिए ईएमएफ की इक्वेशन हमने हासिल की है। अब पूरी सलाख के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पूरी सलाख के लिए ईएमएफ ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ d phi अपॉन dt। लोअर जो है लिमिट इसकी है 0 और अपर जो है लिमिट वो है l। तब हम इसे यू लिखेंगे l अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, d phi अपॉन dt है b ओमेगा r dr। ठीक, अब यहां b ये कांस्टेंट है क्योंकि ये मैग्नेटिसी जो है मैदानों का ऐसा है यकसा है। ओमेगा भी यहाँ कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा b ओमेगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है सिर्फ r dr का, और हमें पता है r dr का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है r स्क्वायर अपॉन 2 b ओमेगा इंटू r स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट l लोअर लिमिट 0। पहले हम r की जगह l पुट करेंगे, फिर r की जगह 0 पुट करेंगे, तो वो चूंकि 0 ही निकलेगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं b ओमेगा इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि रोटेशन करती हुई किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन करती हुई बार के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके लिए ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं। यही हमें हासिल करना था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जौहर के दूसरे मदार में 10 टू द पावर -8 सेकंड के लिए ठहरता है। इस वक्त में वह मरकजे के अतराफ कितने चक्कर रिवॉल्यूशंस मुकम्मल करेगा। और यह इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज वो इतना है और इसका जो मास है वो इतना है। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कितने वक्त के लिए रुकता है, तो t हमारे पास लिखा हुआ है 10 की कुव्वत -8 सेकंड। ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिट स्मॉल n इज सेकंड। मास भी हमारे पास यहां लिखा हुआ है
क्या निकालना है? हमें यह निकालना है कि ये इतने वक्त में कितने चक्कर मुकम्मल करेगा, कितने रिवॉल्यूशंस मुकम्मल करेगा, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमें निकालने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है, फिर वो हिसाब से हम ये देखेंगे कि इतने वक्त में कितने रिवॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला है वो यूं है कि T इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब n क्यूब अपॉन m e टू द पावर 4। ये एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट मींस दैट हाउ इजीली एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और जितने कांस्टेंट रहते हैं पेपर के स्टार्ट में ही उनकी कीमतें लिखी हुई होती है, उनकी जो है वैल्यूज वो लिखी हुई रहती है सेक्शन ए स्टार्ट होने के पहले ही। ये n है नंबर ऑफ द ऑर्बिट, m है मास, e है चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये है 4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो कीमत है वो स्टार्ट में लिखी हुई पेपर की, वो हम लिख लेते हैं यहां से 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये इसकी कीमत है वैल्यू। h इसकी भी जो है कीमत यहां लिखी हुई पेपर में 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। इसका हमें क्यूब लिख लेना है यहाँ, क्यूब। n नंबर ऑफ द ऑर्बिट, ये हमारे पास था 2, इसकी लिख लें, ठीक। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेपर में लिखा हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, इसकी जो है पावर एक ही है। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज E यहां लिखा हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम्ब, इसकी कुवत है 4। अब इसे हमें सॉल्व करना है, लॉग टेबल की हेल्प से इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो इसकी कीमत हमारे पास आती है 1.225 इंटू 10 टू द पावर -15 सेकंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड की जो है कीमत वो आ गई। अब हमें असल में ये निकालना है कि n कितना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है ज़ाब्ता वो ये है कि n इज इक्वल टू टोटल जो है टाइम अपॉन टाइम पीरियड। इतने वक्त के लिए वो रुकता है, अब इतने वक्त में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जब इसको हम इससे तकसीम करेंगे तो हमें यह हासिल हो जाएगा कितने चक्कर मुकम्मल हो रहे हैं। चलिए t यहां दिया हुआ था 10⁻⁻8 सेकंड, कैपिटल T हमारे पास आया है 1.225 इंटू 10⁻⁻15। इसे हम जब लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.163 इंटू 10 टू द पावर 6। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ये होंगे, यानी इतने वक्त में इलेक्ट्रॉन जो है मरकज के आसपास इतने चक्कर मुकम्मल करेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है कि एक मोटर की चक्री जिसकी कमियत 100 kg और निस्फ कुतर 1.5 मीटर है, मोटर 2000 Nm टॉर्क तैयार करती है। चक्री साकिन हालत से हरकत शुरू करती है, तब इब्तिदाई 4 चक्करों में होने वाला काम महसूब कीजिए। यानी ये जो है मोटर, ये टॉर्क जो तैयार कर रही है वो है 2000 न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर ये लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि जो स्टार्टिंग के 4 रोटेशंस है इसमें कितना वर्क हो रहा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि टोटल हटाव कितना हो रहा है। हमें पता है कि एक चक्कर के लिए हटाव कितना होता है, एक चक्कर के लिए हटाव होता है 2 पाई, हमें पता है। तो 4 चक्करों के लिए कितना हो जाएगा, 4 चक्करों के लिए जो टोटल हटाव हो रहा है वो हो जाएगा 4 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू 8 पाई। ओके, चलो
अब हमें क्या निकालना है? काम निकालना है। काम की इक्वेशन क्या है? हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स के असर से जो हटाव होता है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं हम काम। अब ये जो है वर्क इंटू एफ इंटू एक्स, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, ये है लीनियर जो है मोशन उसके वास्ते। अभी हमें एंगुलर जो मोशन है उसके लिए हम देखेंगे तो इसमें होता वर्क क्या होता है? फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, क्योंकि फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है टॉर्क। और एक्स, इसका जो एनालॉग हमारे पास आता है वो आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो गर्दिशी हरकत में काम, गर्दिशी हरकत में काम के लिए क्या है हमारे पास इक्वेशन? इक्वेशन है वर्क इज इक्वल टू टॉ इंटू थीटा। टॉ की भी कीमत हमारे पास दी हुई है, टॉर्क की कीमत है 2000 न्यूटन मीटर, और थीटा जो हमारे पास हो रहा है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टोटल, वो है 8 पाई। हमें पता है पाई की कीमत होती है 22/7, 2 ज़रब 8 ज़रब 22/7। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले 8 को ज़रब देंगे 2000 से, तो ये हो गया 16000 ज़रब 22/7। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 16000 को ज़रब देना है 22 से, तो हम आसानी के लिए 16 को ज़रब देते हैं 22 से, 22 को ज़रब दे रहे हैं 16 से। 16 दूनों 32 के 2 हासिल किया है 3, 16 दूनों 32, 32 और 3 352। तो ये टोटल हमारे पास हो रहा है 3,52,000। इसे तकसीम करना है 7 से। जब हम इसे तकसीम करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे तकसीम करना है 7 से। 7 पंजे 35 के 5, ये 35 आ गए 0। अब इधर से हमने लिए 2, ये जो 2 है तो ये तकसीम होता नहीं, 7 से छोटा है तो 0 को उतारे, ये हो गया 20। 7 दूनों 14, 20 में से ये गए तो बचे 6, ये 6 तकसीम होता नहीं तो ये जो है 0 ये उतारे। 7 8 56, 60 में से 56 गए तो बचे 4। अब ये जो एक 0 बचा हुआ था ये भी हमने उतारे। 7 पंजे 35, 40 में से 35 गए तो बचे 5। अब हमारे पास उतारने के लिए कुछ नहीं है तो यहां हम लगाएंगे 0, तो यहां आ जाएगा आशारिया, यह है 50, 50 से छोटा होता है 49, 7 7 49। तो टोटल आंसर हमारे पास आ रहा है 5285.7। तो इतना वर्क हमारे पास हुआ। वर्क की जो है यूनिट वो होती है जूल्स। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। यानी इब्तिदाई जो 4 चक्कर हैं उसमें ये जो है मोटर इसके जरिए इतना वर्क हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल यह है कि एक रॉ पैमा गैल्वेनोमीटर जिसकी मुज़ाहमत 50 ओहम है, इसको मुकम्मल इन्हिराफ के लिए 2 मिली एम्पियर बरकी रॉ लगती है, इसको कितनी मुज़ाहमत दरकार है तब्दील करने के लिए? 0.5 एम्पियर के एमीटर में और 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर में इसे कन्वर्ट करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस हमें लगेगी? देखिए हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन जो है, इसकी जो रेजिस्टेंस है RG वह है 50 ओहम, उसमें जो करंट है IG है 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 एम्पियर। ठीक है। एमीटर में जो करंट है I वो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और ये जो वोल्ट मीटर है इसका जो वोल्टेज है दिया हुआ है 10 वोल्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस लगेंगी। एम मीटर में तब्दील करने के लिए हमें छोटी रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है जिसे शंट कहते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है S = IG × RG अपॉन I - IG। ये इसके लिए ज़ाब्ता है। IG की कीमत यहां दी हुई है 0.5,
इंटू आरजी। आरजी भी यहां है 50, सॉरी आईजी हमारे पास ये है 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 आईजी। आरजी है 50 ओहम, 50 अपॉन आई। एम मीटर का जो करंट है वो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है, आईजी फिर से यहां लिख लेते हैं 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3। नीचे चूंकि यहां माइनस का सिंबल है इसलिए ये एक दूसरे से कट नहीं हो सकता, इसे हमें सॉल्व करना होगा। 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 का मतलब है 0.002। ये 3 है तो 3 डिजिट पहले आशरिया लगेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसे 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 ज़रब 50 बटे 0.5 माइनस 0.002। अब इसे सॉल्व करते हैं। 0.5 इसमें से 0.002 माइनस करना है, यहां 0 है, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 10 में से 2 गए बचे 8, ये 9, 5 में से 0 गए, 4 में से 0 गए बचे 4, तो 0.498 ये हमारे पास आ रहा है। 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 ज़रब 50 बटे इसका आंसर आया 0.498। ठीक है, अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 ज़रब 50 बटे 498 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3, ऐसा हम लिख सकते हैं इसे। तो अब ये भी पूरा ये सब ज़रब में है, ये भी ज़रब में है, तो 10 की कुव्वत वज़ा 3 से 10 की कुव्वत वज़ा 3 कैंसर। हमारे पास बचा 2 ज़रब 50 यानी 100 को तकसीम करना है 498 से। चलिए अब 100 को तकसीम करते हैं 498 से, ये है 100, ये 498, ये छोटा है तो यहां लगा 0, यहां आ गए आशारिया। देखिए 1000 का आधा होता है 500, यानी 500 दोनों 1000, तो मतलब ये हो रहा है कि 498 का जो दुगना होगा वो हो जाएगा 996, तो 0.2 अगर हमने यहां लिखे 2 तो ये आ गया 996। 1000 में से इतने गए तो बचे 4। ठीक है, अब ये जो है 4 ये तो तकसीम होता नहीं, तो इसके आगे एक 0, इधर भी 0, ये है 40, ये अब भी छोटा है इससे, इधर भी 0, इधर भी 0, अब लगाए 0, तो ये जो है 4000 ये बड़ा है, ये इससे तकसीम हो सकता है। 498 को अगर 10 से हमने ज़रब दिए तो ये हो जाता है 4980। मतलब ये है कि 4980 में से ये हटाने पर हमारे पास 980 बचते हैं, जो इसका लगभग दुगना है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं 8। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास में 0.2008। यह है शंट रेजिस्टेंस, तो इसकी सिंबल इसका यूनिट आ जाएगा ओहम। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया कि एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.2008 ओहम की हमें जरूरत पड़ेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है वोल्ट मीटर, इसे देखते हैं। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है? वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस लगती है वो बड़ी हुआ करती है, आर। उस आर के लिए हमारे पास जाब्ता है V अपॉन आई जी माइनस आर जी। चलिए, V यहां दिया हुआ है 10 वोल्ट, आई जी हमारे पास दिया हुआ है 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 माइनस आर जी है 50। देखिए ये जो है 10, इसे हमें तकसीम करना है 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 से। तो ये 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 को ऐसा हम लिख सकते हैं कि 10 बटे 0.002 माइनस 50,
ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें ये जो है 10 इसे तकसीम करना है इससे, तो 0.0002 से, तो हम तकसीम करते पहले 2 से, 2 पंजे 10। अब आश्चर्य कितने अदद के पहले 1 2 3, तो 3 जीरो इसके आगे हमने लगा दिए। ये हो गया 5000 माइनस 50। 5000 में से 50 गए तो बचते हैं 4950। अब यह है रेसिस्टेंस, इसका यूनिट आ गया ओहम। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4950 ओहम की मुज़ाहमत दरकार होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल यह है कि एक पानी के कतरे का कुत्र 0.6 मिलीमीटर है, उसके अंदर का दबाव यानी प्रेशर महसूस कीजिए। देखिए पानी का जो कतरा होता है इसमें जो इनसाइड प्रेशर होता है, एक तो एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो, और सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर आता है वो, तो ये प्रेशर और ये प्रेशर का जो समेशन होता है, इनका जो मजमुआ होता है, उससे हमें इनसाइड प्रेशर हासिल होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। पानी के कतरे का कुत्र यह है 0.6 mm। जब कुत्र ये है तो निस्फ कुत्र हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। इसे कन्वर्ट हम करेंगे मीटर में, तो ये हो गया 0.3 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 मीटर। ठीक है। सवाल में और इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि सरफेस टेंशन जो है वो है 72 डायन पर सेंटीमीटर। ये भी फोर्स की इकाई है और ये लेंथ की इकाई है, लेकिन ये और ये एसआई इकाई नहीं है, तो हम इसे एसआई इकाई में कन्वर्ट करेंगे। पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की कुव्वत 5 डायन। मतलब क्या हो गया कि एक डायन इज इक्वल टू 10 की कुव्वत वज़ा 5 न्यूटन। ऐसे ही 1 मीटर ये होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 cm ये हो गया 10 की कुव्वत वज़ा 2 मीटर। चलिए इसे इस तरह हम लिख लेते हैं अभी। तो ये हो गया 72 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 5 डिवाइडेड बाय 10 की कुव्वत वज़ा 3 न्यूटन पर मीटर वज़ा 2। ठीक है। चलिए इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये तकसीम में है 10 की कुव्वत वज़ा 5, ये फिर तकसीम में जब बेस सेम हो तकसीम हो तो जो पावर्स रहती है उनको हम एक दूसरे से माइनस कर देते हैं। तो ये हो रहा है 10 की कुव्वत वज़ा 5 प्लस 2, 2 में से 5 गए बचे 3, यानी 72 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 न्यूटन पर मीटर। ये टेंशन हमारे पास आया है। सबसे पहले हमें देखना है एक्सिस प्रेशर। सरफेस टेंशन के वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो क्या होता है, उसके लिए ज़ाब्ता है हमारे पास 2T/R। ये ज़ाब्ता है एक्सिस प्रेशर के लिए, ये ज़ाब्ता है 2T/R। 2 ये T की कीमत आई है 72 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3। R हमारे पास है 0.3 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3। 10 की कुव्वत वज़ा 3 10 की कुव्वत वज़ा 3 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 ज़रब 72, इसे तकसीम करना है 0.3 से। अब 72 3 से तकसीम हो सकता है, 24 दिया 72, तो यानी 72 को अगर 3 से तकसीम किए तो ये आ जाता है 24। मतलब ये कि 0.3 से तकसीम करेंगे तो आ जाएगा 240। 2 ज़रब 240 ये हो गया है 480। यह है प्रेशर, तो 480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर कौन सा आया, ये एक्सिस प्रेशर आया, यानी सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर आ रहा था अभी हमने बस वो देखा है। और अब टोटल जो है प्रेशर, टोटल प्रेशर ये होगा एक्सिस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। देखिए एक्सिस प्रेशर हमारे पास यहां आया है 480 और एटीएम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है
1.013 इंटू 10⁵ ये हमारे पास दिया। बस इनका हमें एडिशन करना है। इसे हम यूं लिख सकते हैं कि 1013, ये 10 की कुव्वत 5 है, तो आशारी आपको 5 अदद के उधर हम रख सकते हैं। 1 2 3 हो गए तो 2 0 लगा दिए, यानी इस पूरे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है 480, 0 0 0 8 4 और 3 7 1 0 1, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 101780। यह है प्रेशर की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इस तरह जो लिखना है वो स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता है, तो इसको इस तरह लिखेंगे 1.01780। आश्चर्य कितने अदद के पहले आया? 1 2 3 4 5 ज़रब 10 की कुव्वत 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह हमारा फाइनल आंसर है, यानी उस कतरे के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो इतना होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल और इस सेक्शन का लास्ट सवाल यह है कि 1000 लपेटों वाली सोलेनॉइड लच्छी के तार का कुत्र 5 सेंटीमीटर और लंबाई पाई मीटर है। इसके तार से अगर 5 एम्पियर बरक़िराह गुजारे तब उसके मरकज से गुजरने वाले महवर पर मिकनातीसी मैदान महसूब कीजिए। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि इसमें जो टोटल टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने फेरे हैं वो है 1000, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है L, यह पाई मीटर। देखिए ये जो है 1000, ये टोटल जो है इसकी लेंथ, इसमें जितने फेरे हैं वो है 1000। अभी हमें ये देखना है कि इकाई हिस्से में कितने फेरे होंगे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इट इज इक्वल टू N/T N/L। ओके, N है 1000, L है पाई, ये हो गया N इज इक्वल टू 1000 तकसीम पाई। और करंट कितना है? करंट है हमारे पास दिया हुआ 5 एम्पियर। अब इसके लिए हमारे पास जो जाब्ता है, जो मिकनातीसी मैदान निकालना है, इसके लिए जाब्ता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू A। तो म्यू नॉट यहां है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट डिफाइंस दैट हाउ इजीली A magnetic field can exist in vacuum। ये कांस्टेंट रहता है और इसकी कीमत, इसकी जो वैल्यू है ये पेपर में स्टार्ट में ही लिखी हुई रहती है। तो हम यहां से देख के लिख लेते हैं। म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। n, स्मॉल n कितना था? स्मॉल n हमारे पास आया है 1000/पाई। I है 5, सिंपल है ये, पाई से कट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बच रहा है 4 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 7। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की कुव्वत 3 ज़रब 5, मतलब ये हो गया 5 चौक 20, 20 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 7 ज़रब 10 की कुव्वत 3। हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स का एडिशन होता है, यानी 20 ज़रब 10 की कुव्वत, अब ये वज़ा 7 प्लस 3 ये होता है -4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की जो इकाई वो रहती है टेस्ला। अब इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं 2 ज़रब 10 की कुव्वत वज़ा 3 टेस्ला। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंशाअल्लाह रहमान अगली वीडियो में हम इस पेपर का जो सेक्शन डी है, जो आखिरी सेशन है, वो लेकर आपके पास हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।